नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर पवन तिवारी त्यागी इंटर कॉलेज अंछवारा जनपद चित्रकूट से कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया पाठ मित्रता नामक निबंध पढ़ा था। उम्मीद है दिया गया गृह कार्य आपने पूरा कर लिया होगा। और आज हमें जयशंकर प्रसाद, जो कि आपका दूसरा पाठ है ममता, वह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई कहानी है। और हमें आज सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ना है और उसके बाद हम उनकी कहानी ममता की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे, इसके पहले की कक्षाओं में मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कि जो हिंदी साहित्य का विभाजन है उसमें एक प्रमुख काल, जो चौथा भाग था आधुनिक काल, उसका एक विभाजन छायावाद भी था। और वह जो छायावाद जो 1918 से 1936, कुछ जगह 1920 से 1936 तक का जो समय काल निर्धारित है, उसके जो प्रमुख 4 स्तंभ कवि हैं, जिनमें 3 प्रमुख कवि और 1 कवित्री, उनमें पहला नाम जयशंकर प्रसाद जी का है। तो वही जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण कवि, छायावाद के, शुक्ल युग के लेखक जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को हम देखें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में हुआ था। काशी, जिसे आज आप बनारस, वाराणसी के नाम से जानते हैं, इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। क्यों प्रसिद्ध था, इसका प्रमुख कारण कुछ किताबों में यह है कि इनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। कुछ कहते हैं कि इनके यहाँ इत्र का व्यापार होता था। इनके जो पितामह थे अर्थात बाबा, उनका नाम शिवरत्न साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी शिव के परम भक्त और दयालु थे और इनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे। आगे चलकर जब आप पढ़ेंगे तो इनका जो दर्शन है जयशंकर प्रसाद जी का, वह शैव दर्शन को इन्होंने अपनाया है। यह इनके पितामह के शिव भक्त होने का ही एक परिणाम था, जिस शैव दर्शन ने इन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था और उन्होंने उसको अपना आधार बनाया था। स्वाध्याय द्वारा जयशंकर प्रसाद जी ने अपने अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाया और हिंदी के साथ इन्होंने अंग्रेजी, फारसी जैसी अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। और चूंकि घर का जो परिवेश था वह आध्यात्मिक भी था, तो इन्होंने घर पर ही वेद, पुराण, साहित्य, दर्शन जैसे अनेक साहित्यों को, विषयों को पढ़ा था। लेकिन जयशंकर प्रसाद का जो बचपन था वह इतना आसान नहीं था। बहुत ही विषम परिस्थितियों में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन, बाल्यकाल गुजरा, फिर उनकी युवावस्था भी उतनी ही कठिन रही। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। जो इनके भाई थे, अनुज थे, उनका भी देहांत युवावस्था तक आते आते हुआ और जो बचपन में इनका विवाह जल्दी ही हो गया था, तो इनकी पत्नी का भी देहांत हुआ। और इस तरह से जो परिवार में जो रिश्ते संबल प्रदान करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए बहुत मानसिक रूप से उसे मजबूती प्रदान करते हैं, वह इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा। फिर भी इन विषम परिस्थितियों में जयशंकर प्रसाद जी ने साहित्य को जो दिया वह बहुत ही हमारे लिए अनमोल रत्न के समान है। पारिवारिक संबंधों को खो देने का इनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा और इन्हीं चिंताओं के कारण इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन्हें यक्ष्मा रोग, जिसे आज आप टीबी के नाम से जानते हैं, उसने धर दबोचा और पूरा इन्होंने प्रयास किया, पर उस रोग ने इन्हें इतना जीर्ण शीर्ण कर दिया कि साहित्य की अनवरत 48 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात इस प्रमुख साहित्यकार का निधन 1937 ईस्वी को 15 नवंबर को हो गया। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियों की बात करें तो देखें, इनकी जो प्रमुख कृति है वह काव्य पर आए तो देखिए आंसू, जो कि एक प्रमुख विरह काव्य है। कामायनी, जिसे छायावाद का उपनिषद कहा गया है।
एक महाकाव्य है। फिर चित्राधार है, सॉरी यहाँ चित्राधर दिया है, चित्राधार, लहर और झरना इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ऐसे इनकी कहानी संग्रह हैं, आंधी है, इंद्रजाल है, छाया है, प्रतिध्वनि है, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इनकी अंतिम कहानी साल्वती कही जाती है। जिस कहानी को हमें पढ़ना है ममता, वह भी इन्हीं संग्रहों में से ली गई है। उपन्यास हैं इनके तितली, कंकाल और इरावती। इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है, अर्थात इरावती पूर्ण नहीं कर पाए थे, पूरा नहीं कर पाए थे और इनकी 1937 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाने के कारण यह उपन्यास अधूरा रह गया। फिर इनके प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाख और ध्रुव स्वामी। यह इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। इसी प्रकार से निबंध संग्रह भी हैं, काव्य कला एवं अन्य निबंध इनके निबंध हैं। प्रमुख बात यह है कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी इन कृतियों में जो विशिष्टता दिखाई पड़ती है, वह सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि जयशंकर प्रसाद ने जिस समय लेखन कार्य शुरू किया, लगभग 1915 ईस्वी में इनकी प्रथम कहानी ग्राम छपती है सरस्वती पत्रिका में, और उसके बाद 1936 तक इनका लेखन का कार्य अनवरत चलता है। उस समय जो देश की हमारी परिस्थितियां थी, उसी समय महात्मा गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका से आगमन होता है और स्वतंत्रता संग्राम एक नई दिशा ले लेता है। ऐसे लेखक और साहित्यकार जिन्होंने इस देश की हारी हुई मनोदशा को बदलने का काम किया, क्योंकि पराधीनता सबसे पहले, शारीरिक पराधीनता से पहले मानसिक पराधीनता होती है। व्यक्ति को यदि गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि और विवेक को गुलाम बनाना पड़ता है। अंग्रेज सरकार ने भी यही तो किया था। हम भारतीयों को इस बात का एहसास दिलाया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा अध्ययन, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, हमारी परंपराएं वो दोयम दर्जे की हैं और वो हमसे अधिक सभ्य हैं, वो हमसे ज्यादा आगे हैं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता हमसे ऊंची है और धीरे धीरे हम अपनी सभ्यता को भूलकर उनकी उस सभ्यता और उनके उस झूठ पर विश्वास करने लगे। उस समय जब गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से वह दर्शन एक तरह से इस भारतीयों को दिया और उन सब को अपने साथ आने के लिए प्रेरित किया, जयशंकर प्रसाद जैसे लेखकों ने भारतीय संस्कृति के ऐसे तमाम सारे पक्षों को, भारतीय सभ्यता की ऐसी तमाम सारी चीजों को हमारे उस हारी हुई जनता के सामने अपने साहित्य के माध्यम से रखा और उनके मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास किया। बहुत साधारण सा उदाहरण हम देखें तो यदि आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या आपका ऐसा कोई मित्र जो बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया हो, आप साधारण एक गांव के कच्चे घरों में रहते हैं और जब आप उसके यहाँ जाते हैं जिसका घर शहर में है, चारों तरफ टाइल्स लगे हैं, महंगे सोफा पड़े हुए हैं, अच्छे परिधान पहने आपको दिखेंगे, तो कुछ समय के लिए आपके अंदर एक हीन भावना आ जाती है। और यदि बार बार इस चीज़ का एहसास कराया जाए कि आप पिछड़े क्षेत्र से आए हुए हैं, आप को बैठना नहीं आता, आप बोलना नहीं जानते, तो एक समय बाद आपको भी लगता है कि हाँ मैं ये मुझसे श्रेष्ठ हैं और आप अपनी बात रखने तक में हिचकिचाते हैं और अपना उसको मालिक मान लेते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पर आप इसके उदाहरण में ममता नामक कहानी में भी देखेंगे कि किस प्रकार से ममता कहानी में जयशंकर प्रसाद ने अपने ममता नामक स्त्री पात्र को सामने रखते हुए उसके उस स्वाभिमान को सामने रखा और साथ ही भारतीय संस्कृति के उस पक्ष को जिसमें उनके पिता द्वारा, एक शब्द है उत्कोच को स्वीकार किया गया था अपने आगे के समय को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि देख रहे थे वो कि मुगल जिस तरह से हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हैं तो एक ना एक दिन हमारा यह किला दुर्ग टूट जाएगा और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने उनके द्वारा दी गई रिश्वत को स्वीकार कर लिया था और ममता जो कि बाल विधवा थी वो इस रिश्वत को लेने से इनकार करती है और 2 वक्त की रोटी के लिए वो भीख मांग कर गुजारा करना पसंद करती है।
यही ममता आगे चलकर जो बादशाह हुमायूं हैं, वह जब शरण लेने के लिए आते हैं शेरशाह से पराजित होकर चौसा के युद्ध में, तो यह जानकर कि यही मेरे पिता के हत्यारे मुगल हैं और आज उनका बादशाह मेरे झोपड़े पर शरण लेने आया है, जानते हुए भी अपनी संस्कृति के उस पक्ष को ध्यान में रखते हुए जिसमें अतिथि देवो भव की बात की गई है, अतिथि को ईश्वर मानती है और इसलिए हुमायूं के जीवन को बचाने के लिए उसे न केवल जल देती है बल्कि अपनी झोपड़ी में आश्रय भी देती है और झोपड़ी से उस रात के लिए बाहर चली जाती है। तो ऐसे ही तमाम सारे पक्षों को जयशंकर प्रसाद ने अपने साहित्य में रखा है, जिसमें वो अपने भारतीय संस्कृति के उन तत्वों को सामने लाने की बात करते हैं और जिसके कारण हमारी जो हारी हुई मनोदशा थी वह बढ़ सकती थी, जिसके कारण हमारा मनोबल ऊंचा हो सकता था और हम जो है ऐसा रख कर उस स्वाधीनता संग्राम के एक प्रमुख हमारा योगदान प्रमुख हो सकता था। तो हमने जयशंकर प्रसाद की जो जैसे ऐसे नाटकों के हम उदाहरण ले सकते हैं, उनके नाटक में भी यही चीज आपको मिलेगी कि तमाम सारे ऐतिहासिक पात्र रखे गए और थोड़ा सा यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने तमाम सारी जगहों पर इस चीज का प्रयास किया कि उन पक्षों को सामने रखने में थोड़ा बहुत कल्पना का भी मिश्रण उन्होंने किया। वो कल्पना एक सही सोच के साथ, जो मैंने आपसे कहा कि जो भारतीय संस्कृति के पोषक हो और हमारी मनोदशा को उस परिस्थिति के अनुकूल जिन परिस्थितियों में लेखन किया जा रहा था और जो समय की मांग थी, समाज की मांग थी, उसको पूरा कर सके, इसका पूरा प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी साहित्यिक रचनाओं में किया है। भाषा शैली की बात करें हम जयशंकर प्रसाद जी की, तो देखते हैं कि साहित्य में जिस तरह की विविधता है, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और कुछ यथार्थ पर हैं, कुछ काल्पनिक पर, जैसे कामायनी की जो कथा है वह ऐतिहासिक आधार को लेकर महाकाव्य रचा गया, मनु को आधार बनाकर, लेकिन उसमें श्रद्धा और ईड़ा, श्रद्धा साहित्य जरूर मिलती है उसमें, लेकिन ईड़ा पात्र जो है उन्होंने एक मन, बुद्धि और हृदय को कल्पित करके इस पूरी कथा को आगे काव्य के रूप में वर्णित किया है। साहित्य में इनके तमाम विविधताएं भी हैं। कंकाल जो इनका उपन्यास है वो अति यथार्थवादी है। अति यथार्थवादी मतलब जो सच को बिल्कुल अपने नग्न रूप में सामने लाकर रख दे और मनुष्य को आगे का सच दिखा दे, वह है नग्न यथार्थ। और कंकाल नामक उपन्यास में उन्होंने यही किया है। इसी तरह से उनके नाटक ध्रुव स्वामी अपने आप में विविधता ली हुई है, जो कि जो अपने राष्ट्र से विद्रोह करे और जो स्त्री का सौदा करे उसे वो क्लीव की संज्ञा देते हैं, नपुंसक की संज्ञा देते हैं। और यहाँ भी वही मिलता है देखने के लिए। तो इन सारे चूंकि ऐतिहासिक था, अपनी संस्कृत के अनुरूप जयशंकर प्रसाद ने जो बातें की हैं, संस्कृत के उस गौरवमयी पक्ष को सामने रखने की बात थी, तो भाषा भी तत्सम स्वरूप है। तत्सम शब्दों का बहुतायत मात्रा में उन्होंने प्रयोग किया है और भावों और विषयों के अनुरूप इन्होंने अपनी भाषा को भी गढ़ा है। भावमयता इनकी भाषा शैली की प्रधान विशेषता रही है। भावों और विचारों के अनुकूल जो शब्द हैं इनकी भाषा में सहज रूप से आए हैं। ऐसा नहीं कि बलात् उनको वहाँ पर रखा गया है, जबरदस्ती उनको रखा गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप किसी विषय वस्तु से जुड़कर लिखते हैं, जैसे आप निबंध लिखते हैं, आपकी क्षेत्रीय बोली कुछ हो सकती है, लेकिन जब आप निबंध लिखते हैं किसी पर, तो भाषा आपकी बड़ी संतुलित और संयमित हो जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ भी कि उस सांस्कृतिक परिवेश का असर इनके साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देता है और संस्कृत बहुला भाषा का प्रयोग है। और जो अन्य उसमें रहा है मुहावरों और लोकोक्तियों का, जिन लेखकों जैसे भारतीय नरचंद की हम बात करते हैं तो उन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया। और अन्य भी ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखन में उन छोटी छोटी चीज़ों को जो भाषा को सहज बनाती है प्रयोग किया है। पर जयशंकर प्रसाद के यहाँ यह कम ही देखने को मिलता है। विदेशी शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में बहुत ही कम, लगभग नहीं के बराबर है। तो ये था इनका जीवन परिचय। आप इस जीवन परिचय को अपनी नोटबुक पर लिख कर याद करेंगे। और अब हम जो बात करेंगे वह इनकी लिखी गई कहानी ममता की करेंगे। अभी जैसे जीवन परिचय के क्रम में थोड़ा सा परिचय ममता का आया,
पाठ पर आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक यहाँ लिखा हुआ आपको दिखे स्क्रीन पर। ममता थी कौन, उसका संक्षेप में परिचय है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई थी। मतलब रोहतास दुर्ग के जो मंत्री थे वह चूड़ामणि की पुत्री थी ममता, और यह बाल विधवा थी। और बाल विधवा ये चूड़ामणि जो थे इनकी वह पुत्री है। बाल विधवा है जो बचपन में ही विधवा हो गई हो। सोन नदी जो रोहतास दुर्ग में बहती थी, उसी सोन नदी के किनारे बैठकर ममता अपने बारे में कुछ चिंतन कर रही है, और अभी युवा है। चूड़ामणि की चिंता भी यही है कि किस प्रकार से इसका यह वैधव्य किस प्रकार से कटेगा, कि युवती और उस पर भी विधवा। तो यह एक बड़ा प्रश्न था। यहाँ पर प्रसाद एक सामाजिक व्यवस्था को भी इंगित कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक विधवा का जीवन उस समय कठिन था। यह यहाँ पर दिखाने की कोशिश जयशंकर प्रसाद की है कि सामाजिक मान्यताओं को सामने रखना, यथार्थ को सामने रखना भी एक साहित्यकार की अपनी एक विशेषता होती है। यथार्थ से वह अगर मुंह मोड़कर किसी बात को रखता है तो वह उचित भी नहीं कहा जा सकता, और साहित्य के साथ भी अन्याय होता है। तो उस समय की जो परंपरा थी, विधवा जो वैधव्य स्थिति थी कि किसी भी स्त्री के लिए, वो बहुत ही कठिन थी। और इसीलिए चूड़ामणि जो आगे की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो उस कहानी में कहते हैं, जब तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। तो समझ जाती है और पूछती है क्या म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? म्लेच्छ माने मुगल और उत्कोच माने रिश्वत। क्या आपने उनकी रिश्वत स्वीकार कर ली? और कहती है कि ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए पिताजी, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो वो बताते हैं कि इस पतन उन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप ही है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन न मंत्रित्व रहेगा, तब उस गाढ़े समय के लिए उन्होंने इसको स्वीकार किया है। आगे फिर बात आती है और उसके पिता बताते हैं कि तुम इस बात को नहीं समझोगी। ये वही बात है कि तब हम किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे। लेकिन ममता के द्वारा इस अर्थ को अनर्थ कहना और इसे स्वीकार न करना, यह उसके स्वाभिमान का परिचय है। उसका स्वाभिमान कहता है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब देश के साथ, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम देश के साथ यह गद्दारी कर रहे हैं, यह उसके स्वाभिमानी व्यक्तित्व को मंजूर नहीं है। यह ममता के उस स्वाभिमान के जो स्वाभिमानी स्त्री की जो हमारे यहाँ परंपराएं रही हैं, जो हमारे यहाँ के स्वाभिमान एक प्रमुख गुण रहा है, उसको यहाँ पर लक्षित करती है। आगे कहानी बढ़ती है और वहाँ पर जब चूड़ामणि उनका विरोध करते हैं, उनको भी एहसास होता है कि यह गलत है, और जब वह इस बात का विरोध करने का प्रयास करते हैं तो मारे जाते हैं। और दुर्ग में ममता की खोज होती है, पर ममता उन्हें नहीं मिलती क्योंकि वह वहाँ से निकल पड़ती है। और काशी के उत्तर में जाकर वह, जहाँ मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, अब वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वह वहाँ रहने लगती है। तभी पाठ पर एक फिर परिवर्तन, एक ऐसी बात आती है जो इस पूरी कहानी को अपने में परिलक्षित करती है, पूरी कहानी को दिखाती है कि ये कहानी क्या है और क्यों कही गई। क्योंकि जो मुगल बादशाह हुमायूं, वह चौसा के युद्ध में शेरशाह से हारकर अपनी रक्षा के लिए भागता है और आकर उसी ममता की झोपड़ी के
आगे आकर उससे कहता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। ममता उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो कहता है कि मैं मुगल हूं और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। क्या शेरशाह से? हाँ माता। कहते तुम भी तो वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोजो। वह वहीं बैठ जाता है और ब्रह्मांड घूमने लगता है, मतलब उस पर उसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ती है। तब वह स्त्री सोचती है, उसे विपत्ति के रूप में लेती है, पर उसे पानी देती है, उसकी प्राणों की रक्षा करती है और सोचने लगती है कि सारे विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाला आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। उसे वह मुगल जिन मुगलों के कारण उसके पिता के प्राण गए थे, वह उन मुगलों को वहाँ उस मुगल को अपने दरवाजे पर पाती है, परंतु फिर भी उसके प्राणों की रक्षा करती है। और फिर आगे सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए, कर्तव्य उसका क्या है। और तब उसे अपने उस कर्तव्य का, जो भारतीय संस्कृति का गौरवमयी पक्ष रहा है, वह उसे पता चलता है कि कर्तव्य क्या होगा। और वह कहती है कि आ जाओ, भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो धर्म था वह अतिथि देवो भव का था। हमने हर अतिथि को अपना भगवान माना था। और मुगल उसके पिता के हत्यारे हैं, इस बात को जानते हुए भी उस अतिथि, चूंकि वो अतिथि बनकर आया है, उसके प्राण संकट में हैं, तो प्राण जिसके संकट में है उसकी हमें रक्षा करनी ही होगी। यह सोचकर ममता ने उसको अपनी झोपड़ी में शरण दी। अब सुबह होते ही उसके सैनिक आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। और यह कहते हुए वह सुनती है कि यहाँ पर इस झोपड़ी के बजाय एक महल बनवाना, जिससे कि लोग जो है, चूँकि यहाँ पर मुझे एक मेरे जीवन की रक्षा हुई थी, तो जब वह सुनती है तो ममता के सामने बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न होती है कि जिनका मैंने कभी एहसान नहीं लिया, जो मुझे जीवन भर स्वीकार नहीं हुआ, क्या मुझे वह स्वीकार करना पड़ेगा? मेरी जो पहचान थी वह खो जाएगी। और पूरा जब वो 70 वर्ष की हो चुकी है, अगला सीधे कहानी पहुंचती है वहाँ कि वह जब 70 वर्ष की होती है और उस गद्दी पर अकबर का शासन आ जाता है, और अकबर भेजता है अपने सैनिकों को कि जाकर उस जगह का पता करो। हुमायूं के राज्य में तो वहाँ झोपड़ी के बजाय महल नहीं बन पड़ा, लेकिन अब जाकर पता करो। अकबर भेजता है कि उस जगह की खोज करो और वहाँ पर महल बनवाइए, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी। और सैनिक आते हैं। ममता अपने अंतिम समय की ओर है और वह उन सैनिकों को सुनती है ये स्थान ढूंढते हुए, और वो बुलवाती है उन अश्वारोहियों को और कहती है कि वह शहंशाह रहा हो चाहे साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी को खो जाने के डर से भयभीत रही, पर भगवान ने आज सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। और वह इसके प्राणों का अंत हो जाता है। और वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनता है और उस पर शिलालेख लगता है, जिसमें लिखा होता है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं कोई नाम नहीं था। जयशंकर प्रसाद उसी शिलालेख में न वर्णित ममता के उन गुणों का और उस ममता के माध्यम से अपनी भारतीय संस्कृति के उस गौरवमयी पक्ष को सामने रखने का इस कहानी के माध्यम से प्रयास करते हैं, जो कि ममता के स्वाभिमान, ममता के संस्कृति के उस गौरवमयी पक्ष और किसी भी संकट में आए हुए व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करने जैसे मूल्यों को इस कहानी में उद्घाटित करती है।
तो इस कहानी का सारांश आप अपने शब्दों में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय करते हुए, और फिर कल की ऑनलाइन क्लास में हम अगले पाठ की ओर चलेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लिखा हुआ पाठ क्या लिखूं। आप यह कार्य करेंगे और इस पर जो भी आपको प्रश्न पूछने हों वो आप अपनी नोटबुक पर मुझसे लिखकर मेरे नंबर जो 9454565005 है उस पर आप, फिर से एक बार नंबर 9454565005, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे। मैं उन प्रश्नों को कल की क्लास में आपके सामने उनका उत्तर रखूंगा। हाँ, अगर इसके पहले की क्लास जो हो चुकी हैं, अगर उनसे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो भी आप मेरे इस नंबर पर उसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम कल की क्लास में उन प्रश्नों को भी लेंगे और कल हम अपना प्रश्नों का एक सेशन रखेंगे जिसमें अब तक जो मैंने आपकी पहले की क्लास ली है हिंदी साहित्य के इतिहास की, गद्य और गद्य की जो भूमिका हमने गद्य की विधाओं पर जो चर्चाएं की थी उनसे जुड़े प्रश्न हों, या पद्य की विधा और पद्य साहित्य का जो हमने विभाजन देखा था उससे जुड़ा कोई प्रश्न हो, मित्रता पाठ से कोई प्रश्न हो, या आज जो हमने पढ़ा जयशंकर प्रसाद और उनकी प्रसिद्ध कहानी ममता, इससे जुड़ा आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हम उनके उत्तर और उनके समाधान पर कल बात करेंगे। कल हम नया पाठ नहीं लेंगे। आप यही सारे कार्य करिएगा। अभी तक की क्लासेज में जो भी हर बार मैं आपको कहता रहा कि आप अपने प्रश्न नोट करते रहिए, तो कल और जो कुछ प्रश्न आपने मुझे भेजे हैं उन सारे प्रश्नों को लेते हुए कल की क्लास में हम उन सारे प्रश्नों के समाधान को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख कर याद करेंगे और ममता कहानी का सारांश लिखेंगे। जो बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर उठाया गया प्रश्न है ससंदर्भ और उससे रेखांकित अंशों की व्याख्या के साथ, वह ये 70 वर्ष की वृद्धा थी, इसको लेकर उन्होंने रखा है। तो आप इसको थोड़ा सा पास लाएं और देखें यहाँ पर यह जो ये है, देखें कि ममता, देखें यहाँ पर ममता के बारे में ये था, मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था साधारण मुगल। एक इसमें से कुछ प्रश्न इस पैराग्राफ से पूछे गए हैं और ये पंक्ति है, ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है, वो अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, शीतकाल का प्रभाव था, उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। मतलब वो इतना शीर्ण हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और जीवन के अंतिम क्षण उसके समीप ही थे। तो चूँकि उसका व्यवहार ऐसा था कि गांव की 2-3 स्त्रियां, लगभग गांव के तमाम सारे शब्दांत और जो लोग आसपास रहते थे उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि आजीवन उन सब के सुख दुख में उसने साथ दिया था। तो यह इसको आप थोड़ा सा और अपने शब्दों में इसकी व्याख्या जरूर लिख लीजिएगा और इस तरह से इस कहानी का सारांश आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। तो ठीक है, आज की इतनी ही क्लास है। फिर कल जो मैंने आपसे कहा, कल मिलते हैं इसी समय पर। धन्यवाद, नमस्कार।